उसके बाद दिवाकर केवल अपने विवाह की बात सोचने लगा। शची कैसी है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, उसके साथ विवाह होने से वह कैसा व्यवहार करेगी, यही सब। रात के समय पढ़ने लिखने में बहुत सी बाधाएं पड़ने लगीं। आज उसका मन मतवाला हो उठा। हालांकि मतवाला जिस तरह अपनी कल्पना की अधिकता में साफ साफ कुछ भी सोच नहीं पाता है, उसी तरह उसका मन भी साफ साफ समझ ना पाकर आकाश कुसुम तोड़ने लगा। कुछ भी काम नहीं किया। परीक्षा के भय ने चाबुक की तरह जितनी बार उसको वापस लाकर पढ़ने में लगाया, उतनी बार वह भागकर और दूसरी ओर सपने संजोने लगा। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे पीछे दौड़ धूप करके भी कुछ ना पाकर दिवाकर पछताने लगा कि उसका समय बेकार में बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन क्या ही अनोखा परिवर्तन था। किस चीज के नशे ने उसको एकाएक ऐसा मतवाला बना दिया है, जिसका कारण ढूंढे जाने पर जो बात उसे याद आई, अत्यंत लज्जा के साथ दिवाकर ने उसका प्रतिवाद करके दृढ़ भाव से यही बात कही कि इसमें उसकी इच्छा नहीं है, अत्यंत घृणा है। यदि किसी पूजनीय के मन और मान की रक्षा करनी पड़ेगी तो वह ऐसा बिल्कुल उदासीन की भांति करेगा। इतना कहकर उसने दूने आग्रह के साथ जोर जोर पढ़ना शुरू किया। लेकिन आज मन को संयम में रखना कठिन है। जिस खेल के बीच से चला आ रहा है, जिस आकाश कुसुम की आधी गूंथी माला को फेंक कर जबरदस्ती पाठ याद कर रहा है, उसको पूरा करने का सुअवसर वह प्रतिक्षण ढूंढने लगा। इसके अलावा यह जो कल्पना की बसंती हवा अभी अभी उसकी देह को छू कर गई है, उसकी छुअन क्या मधुर है। उसके चारों ओर जो सौंदर्य उत्पन्न होता चला जा रहा था, वह क्या सुंदर है। सूर्य की ओर मुंह उठाकर आंखें मूंद लेने पर भी जिस तरह प्रकाश का संचार विचित्र वर्णों में अनुभूत होता है, पढ़ाई की तैयारी करने के भरपूर प्रयास के बीच से होकर अस्पष्ट माधुर्य की छुअन उसी तरह उसकी तमाम देह में धीरे धीरे फैलने लगी। कंठ स्वर उसका मंद से मंदतर, दृष्टि उसकी छीण से छीणतर होने लगी और इन तमाम धरपकड़ वाद विवादों के बीच अचानक एक समय वह खुद ही इस नए खेल में डूब गया। उसकी नज़रों के सामने असंख्य बत्तियां, कानों के पास अनगिनत बाजे और मन के बीच एक विवाह का बहुत बड़ा उत्सव उतरने को आया। और इसी के केंद्र स्थल में वह कल्पना में अपने आप को दूल्हे के वेश में देखकर रोमांचित हो उठा। उसके बाद अब तक जितना कुछ उसने सुना था, जो कुछ उसने देखा था, वह तमाम कुछ चलचित्र की नाई उसके मन के बीच से होकर विचित्र वर्णों में बेहद तेजी से भागकर चला गया। कहीं भी वह स्थिर ना रह सका, कुछ ठीक प्रकार से हृदयंगम ना कर सका। केवल विस्मित पुलक से सपनों में खोए हुए की भांति स्तब्ध होकर बैठ गया। उसने पुस्तक में नर नारियों के हाव भाव के बारे में जो कुछ पढ़ा था, उसके अधिकांश भाव उसके लिए अस्पष्ट थे, ठीक समझ में ना आते थे। वे सब बातें एक एक कर याद आने लगीं और उनकी सुस्पष्टता और मधुरता ने उसे मोहित कर डाला। इसी प्रकार कल्पना सूत्र के सहारे वह कब अपने स्वतंत्र विचार की सीमा पार गया, कब सब नर नारियों के सुख दुख के इतिहास में मग्न होकर पढ़े काव्यों और साहित्य की चर्चा करता हुआ सो गया, इसका उसे कुछ पता न था। विपिन के यहाँ से दावत खाकर आने के दूसरे दिन प्यास से सूखा कंठ लेकर सतीश की जब नींद टूटी और वह बिस्तर पर उठ बैठा, तब 10 बजे थे। उसके कमरे का दरवाज़ा उस समय भी बंद था। आज सवेरे से ही निरभ्र आकाश में बहुत तेज़ धूप निकली थी। धूप की गर्मी से सभी खिड़की दरवाजे गर्म हो गए थे और वह बंद कमरा किस प्रकार तप रहा था, इसका पता स्वयं सतीश को नहीं चला तो भी
उसका सारा शरीर इसका प्रमाण दे रहा था। सारा बिस्तर पसीने से तर हो गया है और सारी अंतः इंद्रियां पानी की कमी की वजह से पागलों की तरह हाहाकार मचा रही हैं। देह और मन की ऐसी विचित्र अवस्था लिए हुए सतीश सचेत हो उठ बैठा और व्यस्त होकर सिरहाने की तरफ वाली खिड़की खोल डाली तो तेज कड़ाके की धूप की लपटें उसके मुंह और शरीर पर पड़ीं और पल भर में मानो उसे जला गईं। सारी रात नशे में डूबा रहकर जब शराबी की नींद दिन के 10 बजे टूटती है तब उसे कितनी ग्लानि होती है यह वही जानता है। इस ग्लानि को हजम कर सतीश बिहारी बिहारी कहकर पुकारने लगा। बिहारी भागकर आ हाजिर हुआ। सतीश बोला, जा जल्दी से एक गिलास पानी ले आ तो। बिहारी ने प्रश्न किया, चिलम नहीं पीजिएगा? नहीं, पानी ला। नहाइएगा नहीं? अभी नहीं, तू पहले पानी ला। बिहारी फिर भी नहीं गया। बोला, संध्या वंदन नहीं कीजिएगा? संध्या वंदन की चर्चा से सतीश आग बबूला होकर उसे डांट उठा। पाजी कहीं का, तुझे इन बातों से क्या सरोकार? जा पानी ला। डांट खाकर बिहारी पानी लाने नीचे उतर गया। रसोई घर के बरामदे में बैठकर सावित्री सुपारी काट रही थी। मुस्कुरा कर पूछा, सतीश बाबू चिलम मांगते हैं? बिहारी ने मुंह लटका कर कहा, नहीं, पानी मांगते हैं। न नहाए वे न उन्होंने संध्या वंदन किया, फिर पानी क्यों चाहिए? बिहारी ने झुंझला कर कहा, मुझे क्या मालूम, हुक्म हुआ पानी लाओ, सो ले जा रहा हूं। सावित्री सरौता रखकर उठ खड़ी हुई। बोली, लो मैं ले जाती हूं। तुम थोड़ी सी बर्फ खरीद कर लाओ तो। बिहारी पैसे लेकर बर्फ खरीदने चला गया। सावित्री ने ऊपर जाकर कहा, जाइए नहा आइए, मैं तब तक संध्या वंदन करने की जगह की सफाई कर देती हूं। सतीश ने मन ही मन झुंझला कर कहा, बिहारी कहाँ गया? सावित्री ने हंसी दबा कर कहा, वह बर्फ खरीदने गया है। बाबू, अपराध करके दंड भुगतना चाहिए, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप संध्या वंदन किए बिना क्या किसी दिन पानी पीते हैं, जो आज पानी के लिए इतना हल्ला मचा रहे हैं? जाइए, देर मत कीजिए। सावित्री की बातों का प्रतिवाद करना व्यर्थ है, यह समझकर सतीश उठ खड़ा हुआ और तौलिया कंधे पर डालकर नहाने के लिए नीचे चला गया। खाना खाने के बाद सतीश फिर एक बार सोने की तैयारी में था कि तभी सावित्री दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सतीश दीवार की ओर मुंह फेर कर ऐसे लेट गया जैसे उसने सावित्री को देखा ही न हो। सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, मैं यह जानने आई कि रात की बात बाबू को याद है या नहीं। सतीश ने जवाब नहीं दिया। सावित्री ने कहा, लेकिन नींद टूटने पर कृपा करके एक बार मुझे बुलवा लीजिएगा ताकि मैं एक बार आपको उन बातों की याद दिला सकूं। यह कह वह किवाड़ बंद करके चली गई। सतीश को बीती रात की सारी घटनाएं याद हों यह संभव नहीं है, याद रखना संभव भी नहीं था। विपिन बाबू के जलसे से वह कब, कैसे और किसके साथ आया था, आकर उसने क्या किया था, ये सारी बातें उसके मन से बेतरतीब और धुंधली हो गई थी। ऐसी बात नहीं थी कि अस्पष्टता को स्पष्ट करने की उसकी बिल्कुल ही इच्छा न थी, बल्कि एक अनिश्चित, एक उद्देश्यहीन लज्जा की आशंका उसको किसी प्रकार इस ओर आगे पैर बढ़ाने नहीं देती थी। पर शाम की करतूत उसे याद थी, वही अब तक उसकी धुंधली स्मृति के मेघाच्छन्न आकाश में शुक्र तारे की भांति चमक रही थी। परंतु सावित्री ने जब उंगली के संकेत से दिखा दिया कि उसकी अपेक्षा अधिक दुखप्रद ग्रह बादलों की आड़ में छिपे हुए हैं, तब तो उसकी आंखों पर से नींद उसी प्रकार लुप्त हो गई जिस प्रकार मरुभूमि से जलधारा। कल शाम को
और कोई उपाय न सूझने पर उसने झट से दिया बुझा दिया था। इसका फल क्या होगा, इस संबंध में मन ही मन वह अत्यंत चिंतित था। फिर भी उस घटना में नियत की कोई खराबी नहीं थी, यह एक बुरी सायत थी। यह समझकर वह अपने मन को संतोष दे रहा था और दोष न करने में सत्य का जो बल छिपा रहता है, वही बल उसके चिंताकुल चित्त को आश्रय दे रहा था। लेकिन सावित्री इस समय जो बात कह गई, जिस अंधकार में मार्ग निदर्शन कर गई, उसमें प्रवेश करने का साहस कहाँ। उसे शराबी होने की अभिज्ञता अवश्य थी, लेकिन अचेत होकर गिर पड़ने की अभिज्ञता कहाँ से लाता। वह कैसे अनुमान करे कि उसने क्या किया था और क्या नहीं किया था। कितने ही शराबियों को ऊधम मचाते उसने अपनी आंखों से देखा है। अब अपनी किस बात को किस साहस से असंगत बताकर टाल देगा। इससे उसके आगे संभव असंभव की समस्या जितनी कठोर होने लगी, उतना ही उसका दुखी मन संभव असंभव के बीच में एक लकीर खींच देने के लिए दबाव डालने लगा। पुनः उसके दिमाग में आग भभक उठी। वह उठ बैठा और जीवन में शराब ना छूने की फिर एक बार प्रतिज्ञा करके उसने प्रायश्चित किया। खिड़की खोलकर सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू का बिस्तर धूप में डाल रहा था। पुकार सुनकर वह नजदीक आ खड़ा हो गया। सतीश ने कहा, जा तू अपना काम कर, सावित्री को एक गिलास पानी लाने को कह दे। बिहारी ने कहा, मैं ही पानी ले आता हूँ, वह इस समय पूजा कर रही है। सतीश ने चकित होकर पूछा, पूजा कर रही है वह? जी हाँ, वह तो रोज पूजा करती है। एकादशी के दिन तो वह एक बूंद पानी तक नहीं पीती है। हम लोग कितना कहते हैं, लेकिन वह कभी भी ना तो मछली खाती है और ना कभी रात को भात खाती है। आखिर वह भले घर की लड़की ठहरी। सतीश ने और भी आश्चर्य में पड़कर पूछा, वाह, भले घर की लड़की है? हाँ बाबू, भले घर की लड़की है। कहकर बिहारी पानी लाने जा रहा था कि सतीश ने बुलाकर पूछा, सावित्री रात को अगर भात नहीं खाती है तो क्या खाती है? भला क्या खाएगी बाबू? अगर किसी दिन कुछ रहता है तो वही जरा सा खाकर पानी वानी पी लेती है। डेरे का कोई और यह जानता है? महाराज जानते हैं, मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। उसने कहने को मना कर दिया है। सतीश ने कहा, अच्छा जा, तू पानी ले आ। बिहारी एक दो कदम आगे बढ़ा ही था कि सतीश ने फिर पुकारा, सुनो बिहारी। जी, तूने कैसे जाना कि वह भले घर की लड़की है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबू कि वह भले घर की लड़की है, सिर्फ नसीब के फेर से। अच्छा, तू जा, पानी ले आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा रहा। सावित्री को साधारण दाइयों की श्रेणी में समझने में उसके हृदय पर चोट सी लगती थी। उसे ऐसा जान पड़ता था मानो सावित्री को निम्न श्रेणी की स्त्री मानने के लिए उसका मन गुप्त लांछन और हीनता के बोध से अपना सिर आप ही झुका लेता है। परंतु क्यों, यह आज तक सतीश जान न सका था। आज बिहारी के मुंह से इस जरा से परिचय से केवल उसे ही आनंद और आश्चर्य न हुआ, बल्कि उसका संपूर्ण हृदय मानो किसी अपरिचित व्यक्ति के पसीने से भीगे बाहुपाश से सहसा मुक्त होकर पवित्र हो गया। उसने बिहारी की बात को पूरा सही मानने में जरा भी संकोच नहीं किया। पानी लाने में देर होने लगी। किस कारण देर हो रही होगी, यह सोचकर सतीश कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर भी बिहारी का पता नहीं। प्यास के मारे उसे तकलीफ होने लगी। वह फिर एक बार बिहारी को बुलाएगा, यह सोचकर वह उठ बैठा कि तभी उसने देखा कि हाथ में पानी का गिलास लिए सावित्री आ रही है। इस आचार परायणा अभागिन को आज उसने नई दृष्टि से देखा और उस पल भर की दृष्टि से ही उसके हृदय का कोना कोना करुणा और श्रद्धा से भर गया। किसी और समय जो बात कहने में उसे झिझक होती थी,
वह बात कहने में अभी उसे झिझक नहीं हुई। उसने सावित्री के हाथ से पानी का गिलास लिया और सारा पानी पीकर खाली गिलास नीचे रख दिया। बोला, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। सावित्री चुपचाप देखती रही। सतीश ने कहा, पहली दफा मुझे माफ करना होगा। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा, और दूसरी दफा? सतीश ने कहा, तुम्हें यह सब बताना होगा कि कल मैं कब और कैसे आया था। सावित्री ने उत्तर दिया, पिछली रात गाड़ी से आए थे। उसके बाद? आपने तो रास्ते पर ही सोने का इंतजाम किया था। यह मैंने अच्छा नहीं किया था, पर मुझे उठाकर कौन लाया? मैं। और कौन था? इतने भारी भरकम शरीर को ऊपर लाया गया कैसे? सावित्री ने हंसकर कहा, आप डरिए मत, डेरे का कोई कुछ नहीं जानता। सतीश ने दम लेकर कहा, जान बची, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने किसी तरह का बुरा बर्ताव तो नहीं किया है ना? नहीं। सतीश ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हाँ तो बताओ, तुम कौन सी बात मुझे याद दिलाना चाहती थी? आपकी शपथ। आपने कसम खाई है कि अब किसी दिन आप शराब नहीं पिएंगे। अचानक मैंने कसम क्यों खाई? ऐसी बेवकूफ़ी तो मुझसे नहीं होनी चाहिए। शायद मेरे कहने से आपने कसम खाई थी। सतीश ने आवाज को धीमी करके कहा, हाँ सावित्री, मुझे याद आ गया, तुम्हें छूकर मैंने कसम खाई है ना? सावित्री निस्तब्ध रही। सतीश ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन कल शाम की बात तुम्हें याद है ना? इस बार सावित्री हंस पड़ी, सिर हिलाकर बोली, हाँ याद है। संभव है लोगों को यह बात मालूम हो जाए। इसका क्या उपाय करना चाहिए? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, यही कि या तो आप किसी दूसरे डेरे में जाकर रहें या अपने घर चले जाइए। और तुम? सावित्री के चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। वह सहज शांत भाव से बोली, इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा है। इस डेरे के बाबू लोग मुझे रखेंगे तो अच्छा ही है, नहीं रखेंगे तो कहीं काम ढूंढ कर चली जाऊंगी। जहां मेहनत मजदूरी करूंगी वहीं दो रोटियां खाने को मिल जाएंगी। और कुछ कहना है? सतीश का मन मानो पर्वत की चोटी से एकदम नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। उसके यहाँ रहने ना रहने से सावित्री का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। इस संबंध में वह बिल्कुल उदासीन है। उसने सिर हिलाकर बतलाया कि उसे और कुछ कहना नहीं है, कारण सावित्री के इस निशंक दो टूक उत्तर के बाद और कोई प्रश्न उसके मुंह में नहीं आया। हालांकि उसे कहने को कितनी सारी बातें थीं। सावित्री ने खाली गिलास उठा लिया और चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य का मन, यह किस कारण किससे टूटता है और किस कारण किससे जुड़ता है, इसका कोई सिद्धांत ढूंढे नहीं मिलता है। यह कितनी चोट से जमीन पर गिरकर छटपटाने लगता है और फिर कितनी प्रबल चोट को मुस्कुराते हुए सहन करता है, इसका कोई हिसाब नहीं मिलता है। हालांकि इस मन को लेकर मनुष्य के अहंकार की सीमा नहीं है। जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, जिसे पहचाना तक नहीं जा सकता, कैसे उसे मेरा कहकर खुश किया जा सकता है? भला कैसे उसे लेकर निश्चिंत होकर घर बसाया जा सकता है? सावित्री को गए देर हो गई तो भी सतीश ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसका हृदय ठीक दुख या कष्ट से नहीं, बल्कि एक प्रकार की ज्वाला से रह रह कर जलने लगा। जिसे प्यार करता हूँ वह यदि प्यार ना करे, घृणा भी करे तो वह भी सहन होता है।
परंतु जिसके संबंध में यह विश्वास हो कि मुझे उसका प्रेम प्राप्त हो चुका है, वहाँ गलतफहमी दूर हो जाना ही सबसे अधिक कष्टकर है। पहली परिस्थिति व्यथा देती है और दूसरी व्यथा भी देती है और अपमान भी करती है। इस व्यथा का ना प्रतिकार किया जा सकता है, ना इस अपमान की शिकायत की जा सकती है। इसीलिए कुछ ना कह पाने की स्थिति में लांछना इतनी ज़्यादा टीसती है, वेदना का कारण ढूंढे नहीं मिलता है। इसीलिए व्यथा ऐसी असहनीय हो जाती है। जिसके प्यार करने की बात नहीं है, वह प्यार नहीं करता है। इसमें किसी को भी कहने को क्या हो सकता है, परंतु जहाँ कहने का पूरा अवसर है, वहाँ किसी प्रतिकार के ना होने और अपमान की शिकायत का मौका ना पाने के कारण ही लांछना इतनी अधिक चोट करती है। जो हो, सावित्री के इस निश्चिंत और सहज कर्तव्य निर्धारण ने केवल उसी के हृदय के मानचित्र को ही उद्घाटित नहीं किया, उसने सतीश के हृदय के चित्र को भी बाहर के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों मानचित्रों को अगल बगल रखकर वह स्तंभित हो गया। उसने निश्चित रूप से जाना था कि वह सावित्री से प्यार नहीं करता है। सावित्री उससे प्यार करती है, लेकिन आज उसे मालूम हुआ कि बात बिल्कुल उल्टी है। यानी वह सावित्री को प्यार करता है, सावित्री उससे प्यार नहीं करती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल लज्जा से उसका सिर नीचा नहीं हुआ, बल्कि अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति से उसे अपने प्रति घृणा भी उत्पन्न हो आई। इसमें संदेह नहीं कि उसके बीती रात के कार्य लज्जाजनक थे। यह सच है कि उसके जीवन में ऐसी बहुतेरी रातों की बहुत सी लज्जाएं इकट्ठी हैं, लेकिन इस नीचता की तुलना में वे सभी बिल्कुल तुच्छ हो गईं। इस डेरे में तो अब एक दिन भी रहा नहीं जा सकता है। इस बात को वह किसी तरह भी स्वीकार न कर सकेगा कि यहाँ रहने ना रहने के संबंध में वह बिल्कुल पूरे तौर पर उदासीन नहीं है। उसने यह कठोर प्रतिज्ञा कर डाली कि वेदना के भारी बोझ से चाहे उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वह यहाँ नहीं रहेगा। वह किसी प्रकार इस नीचता को अपने मन में बढ़ावा देकर अपने आप को और भी गहरी खाई में नहीं ढकेलेगा। बाहर दिन ढलने लगा था। कमरे के अंदर बैठे हुए सतीश को इसका होश न था। सहसा डेरे में रहने वालों के अपने अपने काम से लौटने की आहट पाकर वह चौंक उठा। खिड़की से झांककर उसने एक बार बाहर देखा और उठ खड़ा हुआ। झट से एक कुर्ता पहन और चादर कांधे पर डाल वह छुपकर बाहर चला गया। अभी हाथ मुंह धोने का प्रस्ताव लेकर सावित्री आ पहुंचेगी और खाने के लिए हठ करने लगेगी। आज उसे जरा भी भूख न थी, लेकिन सावित्री किसी प्रकार ना मानेगी, अनुरोध करेगी, ना हुआ तो दबाव डालेगी। हो सकता है अंत में गुस्सा करके चली जाए। इन तमाम मौखिक स्नेह के तर्कों वितर्कों से अपने जीवन में आज पहली बार वह अपने को वास्तविक घृणा के साथ दूर हटा ले गया। रास्ते में घूमते घूमते शाम से पहले दर्जीपाड़े की एक गली के मोड़ पर उसे पीछे से किसी परिचित की आवाज सुनाई दी। छोटे बाबू हैं क्या? सतीश ने मुड़कर देखा और देखते ही खड़ा हो गया। बोला, कौन? मोक्षदा? मोक्षदा बहुत दिन पहले सतीश के पश्चिम के घर में नौकरानी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ता आई थी, फिर जा ना सकी थी। बोली, हाँ बाबू, मैं ही हूं। छोटे बाबू, आप मेरी एक चिट्ठी पढ़ दीजिएगा। सतीश ने मुस्कुरा कर कहा, इतने बड़े शहर में तुझे और कोई चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं मिला? कहाँ है चिट्ठी? दो। मोक्षदा ने कहा, चिट्ठी मेरे कमरे में है बाबू। किसी अनजान आदमी से पढ़ाने का साहस नहीं होता, ना मालूम क्या लिखा हो।
यूं तो हमारे घर में ही एक लड़की है, वह पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन उसे भी आज 2 दिनों से नहीं देख पाती हूँ। इतनी रात गए घर लौटती है कि समय नहीं रह जाता। सतीश ने पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? मोक्षदा ने जवाब दिया, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है, मुख्य सड़क के उस पार एक गली में है। बाबू, आप अपना पता बता दीजिए, कल मैं ही किसी को साथ लेकर आऊँगी और चिट्ठी पढ़वा लूँगी। अच्छा कहकर सतीश ने अपना शोभा बाजार का पता बता दिया और किधर से होकर कैसे जाना पड़ता है यह समझाकर वह रास्ते से चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मोक्षदा एक जगह अचानक खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस तो नहीं होता, लेकिन बाबू एक बार आप पधारते तो। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सतीश ने पल भर कुछ सोचने के बाद कहा, अच्छा चलो। उसकी आज डेरा लौटने की बिल्कुल इच्छा न थी। वह यह संकल्प करके ही डेरे से निकला था कि रात को देर तक इधर उधर घूमता रहेगा। सावित्री घर चली जाएगी तब वह डेरा लौटेगा। अतः वह सहज ही राजी हो गया। 2 गलियां पार कर एक कच्चे 2 तल्ले मकान के सामने आकर वे दोनों खड़े हो गए। जरा ठहरिए, कहकर मोक्षदा भीतर चली गई और जल्दी ही हाथ में एक ढिबरी लिए लौट आई और सतीश को रास्ता दिखाती हुई ऊपर ले गई। ऊपर कोने वाले कमरे में एक छोटी सी टेबल के ऊपर दीवट पर दिया जल रहा था। उस कमरे को दिखाकर वह सविनय बोली, आप जरा बैठिए, मैं चिलम भर लाती हूं। भीतर जाकर इस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश के मन को आराम मिला। एक और तख्ते पर धोए माजे पीतल कांसे के बर्तन चमक रहे थे और उसकी बगल में एक छोटी अरगनी पर कुछ कपड़े करीने से रखे हुए थे। दीवार में ब्रूकेट पर एक टाइम पीस घड़ी रखी हुई थी जिसमें 8 बजे थे। सतीश ने चौखट के बाहर जूते उतार दिए और भीतर चौकी पर बिछे हुए दूध के समान सफेद बिस्तर पर जाकर बैठ गया और कमरे के सामानों को देखने लगा। सबसे पहले उसकी दृष्टि एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी। उसमें कुछ किताबें सजाकर रखी हुई थीं। सतीश ने एक किताब उठाई और पहला पन्ना पलटते ही उसने देखा, अंग्रेजी अक्षरों में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय लिखा हुआ है। वह किताब रखकर उसने 3-4 किताबें एक एक कर उठाईं। सब में एक ही नाम देख किताबों को ठीक ठिकाने रख फिर आकर बिस्तर पर बैठ गया। मोक्षदा फर्शीदार हुक्के में तंबाकू भर लाईं। सतीश ने हाथ में हुक्का लेकर कहा, तुम्हारा यह कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, जाने को जी नहीं चाहता। मोक्षदा ने जरा मुस्कुरा कर कहा, जाने की क्या जरूरत है, बैठिए। लेकिन बाबू, यह कमरा मेरा नहीं है, एक दूसरी लड़की का है। सतीश ने प्रश्न किया, वह कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबू लोगों के डेरे में काम करती है। लौटने में प्रायः बेचारी को रात हो जाती है, इसीलिए घर की चाबी मेरे पास रहती है। वह मुझे मौसी कहती है। सतीश ने कहा, खैर लेकिन ये भुवन बाबू कब आएंगे? मोक्षदा ने विस्मित होकर पूछा, भुवन बाबू भला कौन है? भुवन चंद मुखोपाध्याय, तुम उन्हें नहीं पहचानती? अचानक मोक्षदा ने भौहें चढ़ाकर कहा, ओहो, हमारे मुखर्जी बाबू? नहीं नहीं, उन्हें अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्या वे मर गए? मोक्षदा ने दोनों आंखों को चमका कर कहा, नहीं, वे मरे नहीं हैं, लेकिन वे मर जाते तो अच्छा था। वे हमारी जात के गुरु हैं, पूज्य हैं, देवता जैसे हैं। मैं उनकी अश्रद्धा नहीं करती, उनके पैरों की धूल सिर से लगाती हूँ,
लेकिन किसी दिन मुलाकात होगी तो उनके मुंह पर गिन गिन कर 3 झाड़ू मारूंगी, तब जाकर मेरा मोक्षदा नाम सार्थक होगा। सतीश हंस पड़ा। गुस्से के मारे ब्राह्मण को अश्रद्धा करके मत मार बैठना, अच्छी तरह श्रद्धा करके गिन गिन कर मारना। ऐसा करने से पाप नहीं होगा। लेकिन वे हैं कौन? मोक्षदा उद्धत ढंग से बोल उठी। उसका परिचय क्या दूं? बाबू, वह ब्राह्मण नहीं, चमार है। इस बेचारी लड़की को इस रास्ते बिठा गया तू। भला यही अपने आदमी का काम है? छी छी, फांसी लगाकर मरने को रस्सी भी न जुटी तुम्हें? सतीश ने अत्यंत उत्सुक होकर प्रश्न किया। वे हैं कौन? उन्होंने क्या किया है? एकाएक दरवाजे के बाहर से जवाब आया। उन्हें आप नहीं पहचानते। उनकी बात सुनकर आपको क्या लाभ होगा? सतीश चौंक उठा। मोक्षदा ने मुंह फिरा कर कहा, साबी, तू कब आई? सावित्री ने कमरे में घुस कर कहा, बस अभी ही आ रही हूं मौसी। बाबू कहाँ मिले तुम्हें? मोक्षदा ने कहा, ये हैं हमारे छोटे बाबू सावित्री। 2 दिन पहले बहू की एक चिट्ठी मिली है, उसे पढ़वा नहीं सकी हूं, इसीलिए मैंने कहा कि बाबू कृपा करके पधारें। सावित्री ने कहा, लेकिन तुम्हारे कमरे के बदले ये मेरे कमरे में क्यों पधारे? मोक्षदा ने खिन्न होकर कहा, तो गुस्सा क्यों करती है साबी? मेरे कमरे में तो भले आदमी को बिठाया नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हें मैंने तेरे कमरे में बिठाया है। ये बड़े ऊंचे दर्जे के रईस हैं, कहाँ तू इसे अपनी खुशनसीबी समझेगी, सो तो नहीं, उल्टे तू गुस्सा करती है। सावित्री ने हंसकर कहा, गुस्सा क्यों करूंगी मौसी, यह गुस्सा नहीं है। लेकिन यूं ही खाली खाली दया की भीख लेना क्या कोई अच्छी बात है? बाबू को कुछ खिलाओ पिलाओ भी। हाँ ब्राह्मण देवता, आपको भूख लगी है क्या? सतीश बहुत संकुचित होकर बैठा था। गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। सावित्री के आशालीन प्रश्न से विरक्त होकर मोक्षदा बोल उठी, सावित्री, यह तेरे बात करने का कौन सा ढंग है? भले आदमी के साथ क्या इसी तरह बातें की जाती हैं? सावित्री ने बरबस हंसी रोक कर कहा, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही है मौसी। अच्छा, उनकी भूख की बात अब मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम जाकर दुकान से कुछ खाने पीने की चीज ले आओ, मैं तब तक जगह ठीक किए देती हूं। मोक्षदा बुदबुदाती हुई तेज कदमों से चली गई तो सावित्री ने कहा, कल रात ही से अनशन चल रहा है, शाम को किस तरह भाग निकले इसका भी मुझे पता नहीं चला। अब उठिए, संध्या वंदन करके कुछ खाइए। उस सरगनी पर धुला हुआ कपड़ा है, पहनकर मेरे साथ आइए, देर न कीजिए, उठिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सावित्री ने कहा, भूख ना हो तो भी खाना पड़ेगा। पहला कारण यह है कि आपको भूख नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानती। दूसरा कारण, सतीश ने बड़ी रुखाई के साथ कहा, दूसरा कारण कुछ नहीं, रहने दो, झूठी बात है। लेकिन पहला कारण बहुत ठीक है, तुम सभी बातों में जिद और जबरदस्ती करती हो। तुम्हारी इस जिद के सामने किसी का कुछ बस नहीं चलता। सावित्री ने सिर उठाकर जरा मुस्कुराते हुए कहा, फिर बेकार की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? सतीश ने और भी गंभीर होकर कहा, यह बात नहीं है सावित्री, आज मेरी कोशिश हरगिज बेकार नहीं होगी। या तो तुम अपना दूसरा कारण बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं यहां कुछ भी नहीं खाऊंगा। सतीश की जिद देखकर सावित्री चुपचाप हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं यही सोच रही हूं कि आज आप क्यों आए। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जब आप खुद मेरे कमरे में पधारे हैं
तब मैं आपको खामखा छोड़ नहीं दे सकती कहकर ही सावित्री अचानक रुक गई। लेकिन हृदय की व्यथा उसकी आवाज से बाहर आकर सहसा इस तरह खड़ी हो गई कि थोड़ी देर के लिए सतीश की सारी समझदारी सुन्न हो गई। चतुर सावित्री ने पल भर में यह अनुभव कर बात के सिलसिले को साधारण हंसी का रूप देकर मुस्कुरा कर कहा, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसलिए आपको खाना भी पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। देखती हूँ आज आपकी जात पात गई। जब सतीश की सहज शक्ति लौट आई, उसने पूछा, क्या सचमुच आज तुम्हारा जन्मदिन है? सावित्री बोली, सचमुच आज मेरा जन्मदिन है। सतीश ने कहा, फिर जब ऐसे अवसर पर आज मैं आ ही पहुंचा हूं तो बाजार की मिठाई पकवान खाकर पेट नहीं भरूंगा। इसके अलावा मैं वह सब कभी खाता भी नहीं। सावित्री यह बात जानती थी, मन ही मन लज्जित होकर बोली, लेकिन आज तो रात हो गई है। सतीश ने कहा, तो होने दो रात, अधिक हो गई तो क्या हुआ, आज डेरा लौटकर किसी की डांट तो नहीं खानी पड़ेगी। फिर अधिक रात होने से क्यों डरूं? तुम चाहे जो कहो सावित्री, मैं वहां सब हरगिज नहीं खाऊंगा। तुमसे बातों में जीतने की गुंजाइश नहीं। कहकर सावित्री हंसकर उठ गई। सतीश बैठा हुआ था, लेट गया। इस छोटे कमरे और साफ सुथरे बिस्तर को छोड़कर जाने को उसका जी नहीं चाहता था, पर आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखकर बैठे रहने का कोई अच्छा उपाय भी उसे ना सूझता था। अब इस खाना बनाने की देरी की संभावना से उसको मानो किसी कर्तव्य के कठिन भार से मुक्ति मिल गई। वह गांव तकिए से सीना लगाकर दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप पड़ा रहा। जाते समय सावित्री बाहर से सांकल चढ़ा गई थी। यह सतीश जान गया था। इसके अलावा आज की बातचीत में तुम के व्यवहार को भी उसने गौर किया था। एकांत कमरे में ये दोनों नई बातें जादूगर और उसकी जादुई छड़ी की भांति उसके मन में अपूर्व इंद्रजाल की रचना करने लगी। आज ही दोपहर को प्यार का कूड़ा करकट उसके मन से मानो भाटे के खिंचाव में पड़कर बह गया था, पर इस समय ज्वार के उल्टे प्रवाह में पड़कर फिर सब उसके हृदय में एक एक करके जमने लगे। आज ही दोपहर को आत्माभिमान की चोट की तीव्र ज्वाला ने उसकी आंखों में उंगली डालकर उसके मन की नीच प्रवृत्ति को दिखा दिया था। उसकी आंखें खोल दी थीं, पर उस ज्वाला के शांत होने के साथ साथ खुली हुई आंखें आप ही आप मुंद गईं। अपने हृदय की इसी डांवाडोल परिस्थिति की लहरों में जब वह डूबता और उतराता था, तभी उसे एक हल्की सी झपकी आ गई। आंखें जरा लग सी गईं। सहसा दरवाजा खुलने की आवाज से जगकर करवट लेकर उसने देखा कि सावित्री मोक्षदा को लेकर कमरे में आ रही है। मोक्षदा ने चिट्ठी सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबू, बहू ने क्या लिखा है। सतीश ने पूरी चिट्ठी पढ़ ली, फिर बोला, वे लोग 2 महीने बाद लौटेंगे। मोक्षदा ने पूछा, और कुछ नहीं लिखा है? सतीश ने मोक्षदा को चिट्ठी वापस देते हुए कहा, नहीं, और खास कुछ नहीं लिखा है। बाबू, मेरे वेतन के बारे में? नहीं, तुम्हारे वेतन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। रुपए के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। यह सुनकर मोक्षदा मन ही मन बहुत झुंझलाई और चिट्ठी के लिए हाथ फैलाकर बोली, हाँ, रुपए के बारे में क्यों लिखा जाएगा, लिखी जाएंगी बेसिर पैर की बातें। दीजिए चिट्ठी। फिर सावित्री से बोली, साबी, तू कल इस चिट्ठी का जवाब लिख देना तो। हाँ री साबी। बाबू को खिलाएगी कब? क्या अभी भी खाने का समय नहीं हुआ? सावित्री ने कहा, ब्राह्मण देवता बिना संध्या वंदन किए क्या यूं ही खाएंगे? मोक्षदा झुंझलाई हुई तो थी ही, और भी झुंझला कर बोली, वाह री तेरी बुद्धि, ये क्या कोई पुरोहित है?
या पंडा पुजारी जो पूजा पाठ करेंगे? सतीश ने हंसकर कहा, क्यों मोक्षदा, क्या तुम भूल गई? मैं तो सदा ही संध्या वंदन किया करता हूं। मोक्षदा को शायद अचानक याद आ गया। वह झेप कर बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी। सावित्री की ओर देख कर बोली, बेटी जगह ठीक कर दे। तेरे कमरे में वैसे तो सब ठीक ही है, उठ, अब देर मत कर। यों कहती हुई मोक्षदा वहां से चली गईं। घंटे भर बाद सतीश के खाने के समय कमरे में कोई न था। अंधेरे बरामदे में से मोक्षदा यह सब देखकर एकदम जल भुन गई। रसोई घर में जाकर देखा, सावित्री चुपचाप बैठी हुई है। रुष्ट स्वर में बोली, अरे साबी, क्या तेरी अकल मारी गई है? क्या किसी भिखमंगे को खिला रही है कि जो कुछ बना डाल दिया और खुद यहां निश्चिंत होकर बैठी हुई है? सावित्री कुछ सोच रही थी, चौंक कर बोली, जरूरत होगी तो मांग लेंगे। ऐसी अक्ल ना होती तो आज तेरी यह हालत ही क्यों होती? क्यों तुझे यूं पराई नौकरी करनी पड़ती? तू तो खुद 2-4 नौकर चाकर रखती। सावित्री ने हंसकर कहा, क्यों मौसी, इसमें दोष क्या है? मेहनत मजदूरी करके खाने में शर्म कैसी? मोक्षदा जल उठी और बोली, बेशक, कौन कहता है कि इसमें शर्म की बात नहीं है? मेरी उम्र में भले ही ना हो, पर तेरी उम्र में तो है। खैर अभी जा, बाबू को खाना दे आई है तो जा, बैठकर उन्हें खिला। आदमी की तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। मोक्षदा ने तत्काल ही स्वर को धीमा कर लिया और फिर कहा, तू जा बेटी, तुझे एक बात और बताए देती हूं। भगवान ने जो 2 आंखें दी हैं वे बंद किए रहने के लिए नहीं हैं। ठीक है, उन्हें खोले रहा कर। सोने की चेन और हीरे की अंगूठी ना देखकर किसी आदमी को छोटा मत समझना। अच्छा कहकर सावित्री हंसती हुई जाने लगी। मोक्षदा ने फिर पीछे से पुकार कर कहा, साबी, जरा सुन, इधर आ। सावित्री घूमकर खड़ी हो गई, बोली, क्या है? आ एक बार मेरे कमरे में। मैं ढाके की एक साड़ी निकाले देती हूं, तो उसे पहनकर जा। सावित्री ने हंसी रोक कर कहा, मौसी तुम साड़ी निकालो, मैं अभी आती हूं। सतीश का खाना लगभग खत्म होने को आया था। सावित्री ने कमरे में आकर पूछा, आंखें मूंद कर खा रहे हो क्या? सतीश ने मुंह उठाकर कहा, नहीं तो, पर मैं तो देखती हूं तुम्हारी आंखों पर नींद की खुमारी छा रही है। वास्तव में उसे बड़े जोरों की नींद आ रही थी। गत रात के उच्छृंखल अत्याचार आज असमय में ही उसकी दोनों पलकों को बोझिल बना दे रहा था। उसने लजाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर इसे स्वीकार किया। कहा, हाँ, बहुत नींद आ रही है। सावित्री ने पूछा, और कुछ चाहिए क्या? सतीश झटपट बोल उठा, नहीं, अब बस करो, कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खा चुका हूं। बाहर कदमों की आहट हुई। उसे सुनकर सावित्री समझ गई कि मोक्षदा आकर खड़ी हो गई है। उसे सुनाने के विचार से बोली, बाबू, मुझे ढाके की एक बढ़िया साड़ी खरीद देनी होगी। उसने किसी दिन कुछ भी न मांगा था, इसलिए बात का मतलब ना समझ पाकर सतीश विस्मित हो गया। उसे मोक्षदा के आने का पता नहीं था। मुंह उठाकर उसने सा आश्चर्य पूछा, सचमुच तुम्हें ढाके की साड़ी चाहिए? हाँ, सचमुच मुझे ढाके की साड़ी चाहिए, पर तुम पहनोगी कब? आज पहनने का समय नहीं है, इसलिए किसी भी दिन पहनने का समय नहीं होगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक बात और,
वह यह कि मैं मेहनत मजदूरी करके खाती हूँ, इसीलिए मौसी दुख प्रकट कर रही थी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैं मेहनत मजदूरी करके नहीं खाऊंगी, अब से बैठे बैठे खाऊंगी। सतीश ने हंसकर कहा, यह तो अच्छी बात है। सिर्फ अच्छी बात है कहने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ एक नौकरानी भी चाहिए, नहीं तो इज्जत नहीं बचेगी। और नौकरानी भी आपको ही रख देनी पड़ेगी, आप ही को। अपनी बात वह खत्म नहीं कर सकी, आंचल में मुंह दबाकर हंसी के वेग को रोकने लगी। मोक्षदा कच्ची खिलाड़ी नहीं है। पल भर में ही वह सारा मामला समझ गई। कमरे के भीतर आकर बोली, मालूम होता है बाबू सावित्री को जानते हैं। सावित्री की ओर घूम कर बोली, तो इतनी देर तक मौसी के साथ मजाक हो रहा था। जो हो, यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। पहले ही कह देने में क्या हर्ज था। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। खाना खाने के बाद सतीश फिर एक बार बिस्तर पर आकर बैठ गया। सावित्री डिब्बी भरकर पान लाई। फर्शीदार हुक्के में उसने तंबाकू भरकर सतीश के हाथ में दिया और उसके पैरों के पास फर्श पर बैठ गई और अचानक जरा हंसकर सिर नीचा कर लिया। सतीश के हृदय में आंधी बहने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसे ठंड लगी हो। थोड़ी देर के लिए उसमें हुक्का में दम लगाने तक की शक्ति न रही। इसी तरह 2 मिनट चुपचाप बिताकर सावित्री ने सहसा सिर उठाकर कहा, रात हो गई, डेरे नहीं जाओगे? सतीश ने सूखी आवाज में कहा, जाऊंगा नहीं तो रहूंगा कहां? यहीं रहोगे? ना जा सको तो जाने की जरूरत नहीं। मौसी अभी तक जागी हुई है, मैं उसके साथ जाकर सो रहूंगी। कहकर सावित्री सतीश का मुंह देखती रही। क्षण भर के लिए सतीश चुप रहा, लेकिन फिर तुरंत प्रबल प्रयत्न से अपने को रोक कर वह उठ खड़ा हुआ। बोला, नहीं, चलता हूं। अच्छी बात है, पर जरा और बैठो। कहकर सावित्री उठी, बाहर से सतीश के जूते ले आई और आंचल से उसके पैर पोंछकर जूतों के फीते बांधती हुई धीरे धीरे बोली, डेरे के लोग अगर जान जाएं तो? कैसे जानेंगे? मैं ही अगर कह दूं तो? क्या कहोगी तुम? कहने को तो कुछ नहीं है। सावित्री ने फिर जरा मुस्कुरा कर कहा, कहने को कुछ भी नहीं है। सतीश चुप रहा। सावित्री ने मृदु स्वर में कहा, अगर कुछ कहने की ना होती तो क्या पता आज मैं तुम्हें छोड़ दे पाती कि नहीं। इतना कहकर वह अचानक चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल वह प्रबल वेग से सिर हिलाकर बोल उठी, नहीं, तुम डेरे जाओ, लेकिन यह कह देती हूं कि अगर तुम यह शरारत नहीं छोड़ोगे तो मैं एक दिन सब कुछ प्रकट कर दूंगी। यह क्या रहस्य है? इसके अंदर की बात को ठीक ठीक ना समझ पाने की वजह से सतीश पल भर स्तब्ध होकर खड़ा रहा। फिर बोला, सब कुछ प्रकट कर दोगी तो क्या होगा? डेरे के लोग तो मेरे गार्जियन नहीं हैं। सावित्री ने कहा, यह तो मैं जानती हूं, लेकिन इस काम का भार मेरी मौसी सहज ही ले लेंगी। पर उसकी जबान कैसे बंद करोगे? मोक्षदा का नाम सुन सतीश मन ही मन जरा डरा, तो भी बोला, रुपयों से?